गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इस वीडियो में हम सेल के बारे में सीखेंगे और सेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स की डेफिनेशन हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आप इसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा जरूर, शायद 11th क्लास में होगा। तो एक ऐसा डिवाइस जो एनर्जी को केमिकल की फॉर्म में स्टोर रखता है और बाद में किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। उसको आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सेल। आपने 10th क्लास में पढ़ा था। इसका सिंबल बताइए। तो आपका ऐसा कुछ सिंबल होता था, ये आपका सिंबल होता है सेल का, इलेक्ट्रिक सेल। तो इसमें ये दो जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है, बेसिकली इलेक्ट्रोड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। बड़ी लाइन है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रही है, छोटी लाइन नेगेटिव इलेक्ट्रोड को। और ये जो है ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, वायर्स निकली हुई हैं बाहर, ठीक है। सेल के कॉम्बिनेशन से बैटरी बनती है, आपने ऐसा सीखा है। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये डेफिनेशन हम लिख देंगे, इट इज ए डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy। जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो सेल बेसिकली क्या सप्लाई करता है? तो एक इलेक्ट्रिक सेल लगातार ईएमएफ सप्लाई करता है। ईएमएफ क्या होता है? करंट सप्लाई नहीं करता, वो सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है, सोर्स ऑफ करंट नहीं होते। तो कोई भी सेल या बैटरी सोर्स ऑफ करंट नहीं होता, सोर्स ऑफ क्या होता है? ईएमएफ। तो ईएमएफ आपके लिए एक नया वर्ड है, तो पहले इसको सीखते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म देखिए ईएमएफ की। ईएमएफ की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्यों नाम पड़ा, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो नाम तो फोर्स है, पर यह कोई फोर्स नहीं है, इसकी कोई यूनिट न्यूटन नहीं है। तो कहीं नाम से कंफ्यूज हो जाओ कि नाम में फोर्स आया तो यूनिट न्यूटन हो गया, कोई फोर्स की टाइप है, बिल्कुल नहीं। ईएमएफ ऑफ ए सेल, एक सेल का ईएमएफ क्या होता है? तो आपके पास एक सेल है, सेल से कोई भी करंट आप विड्रॉ नहीं कर रहे, कोई भी करंट सेल से बाहर नहीं जा रहा है। उस टाइम पे इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस आपने पोटेंशियल का डिफरेंस मापा। तो इसके दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक ये और एक ये। यहाँ पे आपने वोल्टमीटर लगा दिया, आइडियल वोल्टमीटर, मैं बोल रहा हूँ आइडियल वोल्टमीटर, या पोटेंशियोमीटर लगा दिया। पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे। तो उस केस में अगर इसमें से कोई करंट विड्रॉ नहीं हो रहा, तो यहाँ इस केस में करंट क्या है? जीरो। करंट जीरो है, यहाँ भी ना इस वायर में जा रहा ना इधर जा रहा। तो उस टाइम पे इसके दो इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, उसी को आप क्या बोलते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ ऑफ सेल बेसिकली फोर्स नहीं है, क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज जिसको आप बोलते हो। क्या बोलते हो? वोल्टेज। तो क्या इसकी डेफिनेशन हो गई और ये क्या काम करता है वो देखते हैं। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा? इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस across two ends of electrodes of a cell when no current is drawn from cell। तो सेल से जब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा, सेल ओपन सर्किट में है, बुक्स में आपको ओपन सर्किट वर्ड भी यहाँ लिखा मिल सकता है। तो उस टाइम पे जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे? ईएमएफ। तो ऐसा यूनिट बताइए क्या होगी? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो ऐसा यूनिट क्या होगी? वोल्ट। तो इसकी ऐसा यूनिट आप लिख सकते हैं, नोट इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट, कैपिटल वी। तो ईएमएफ की ऐसा यूनिट वोल्ट है। तो मैंने यहाँ मैक्सिमम वर्ड क्यों यूज किया, ये भी मैं बताऊंगा मैक्सिमम वर्ड यूज क्यों किया, ठीक है। तो इसको मैं बताऊंगा कि हमने यहाँ मैक्सिमम वर्ड यूज किया, क्यों किया। ईएमएफ पे भी मेरी कोशिश रहेगी हम वापस आए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। एक सेल बेसिकली आपको पता है, तो सेल की स्ट्रक्चर है, वहाँ पे आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। बाहर आप कनेक्टिंग वायर्स लगाते हो। तो जो इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, बीच में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो अगर इस सर्किट को क्लोज कर दिया जाए और करंट फ्लो करे, तो इलेक्ट्रोड भी तो कोई मटेरियल है ना,
इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी लिक्विड है, कोई मटेरियल है, तो दुनिया में कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, सेमीकंडक्टर हो, हर चीज़ का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है। तो ये करंट के फ्लो को क्या करेंगे, अपोज करेंगे मिलके। तो एक सेल खुद से फ्लो होने वाले करंट को जितना अपोज करता है दैट इज नोन एज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, वो उसके अंदर का रेजिस्टेंस है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो अगर सेल नहीं होता तो रेजिस्टेंस की क्या डेफिनेशन होती, अपोजिशन ऑफर्ड। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस, अपोजिशन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट बाय अ सेल इज नोन एज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। कि भाई एक सेल करंट के फ्लो को कितना अपोजिशन ऑफर करता है, तो दैट इज नोन एज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। वो किस वजह से होता है, वो उसके इलेक्ट्रोड्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की वजह से होता है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये भी मैं लिखवाऊंगा आपको। तो यहाँ मैं डेफिनेशन एक बार कराता हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट बाय, या तो बाय ए सेल लिख दें डायरेक्ट, या बाय इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ सेल, ऐसे भी लिख सकते हैं। बाय ए सेल इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट बाय ए सेल। ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस है तो क्या होगी, ओम। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे हम, ओम। इसको स्मॉल आर सिंबल से लिखते हैं भाई। ईएमएफ को ऐसे लिखते हैं ई सिंबल से, तो ये वाला ई नहीं बनाना, एप्सिलॉन से मिलता जुलता ई बनाना, थोड़ा सा एप्सिलॉन भी नहीं बनाना, खैर तो ई बनाना है। तो ईएमएफ का ये सिंबल होता है ई। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को स्मॉल आर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से। तो ये फिक्स है ये सिंबल, तो आपको याद रखने हैं। स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, और ई ईएमएफ ऑफ द सेल है। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं, टर्मिनल वोल्टेज भी आप इसका नाम लिख सकते हो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल। तो इसको वी से डिनोट करते हैं, जो आप वोल्टेज बोलते हो। तो एक सेल से जब आप करंट विड्रॉ कर रहे हो, करंट बाहर जा रहा है, अब जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ करंट बाहर जा रहा है, उस टाइम पे उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको आप क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल के टर्मिनल्स। टर्मिनल्स का मतलब इलेक्ट्रोड्स, उसके टर्मिनल पे कौन है, इलेक्ट्रोड्स, एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस। तो ये भी पोटेंशियल का डिफरेंस था और ये भी, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, अगर सेल में से कोई करंट विड्रॉ नहीं हो रहा तो उसको ईएमएफ बोलेंगे उस पोटेंशियल के डिफरेंस को, और अगर करंट विड्रॉ हो रहा है तो उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्हेन नो करंट इज विड्रॉन फ्रॉम द सेल, नो वर्ड हट जाएगा, व्हेन करंट इज विड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो इज पोटेंशियल, मैक्सिमम वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ends of electrodes when current is withdrawn from cell। यानी कि सेल कौन से सर्किट में है, ओपन में या क्लोज में, क्लोज में। तो यहाँ क्लोज की या क्लोज सर्किट वर्ड आपको मिल जाएगा, वहाँ ओपन मिल जाएगा बुक में। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी यूनिट आप लिख सकते हैं वोल्ट। क्या यूनिट है, वोल्ट। तो ये आपने कुछ वर्ड देखे, ठीक है। अब मैं मैक्सिमम वर्ड समझाता हूँ आपको क्यों है, और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अलग कैसे है, ये दोनों अलग कैसे हैं, तो इनको समझने की कोशिश करते हैं, ईएमएफ का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये डेफिनेशंस थी, उम्मीद है याद हो जाएंगी। अब इनका मीनिंग समझाऊंगा मैं। देखिए, ये आपका कंटेनर है जिसमें आपके इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। आपने यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा दिया जिसको आप सप्लाई भेजना चाहते हैं, तो क्लोज सर्किट हो गया। आपने 8th क्लास में ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे कि लिक्विड के अंदर ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगा देते थे, रेजिस्टेंस आर लगा देते थे, करंट फ्लो करता था। तो ये इलेक्ट्रोड्स है, कॉपर सल्फेट। तो अब आप देखिए, मान लेते हैं पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो, तो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो इधर करंट गया आई, ये करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये सेल और ये इलेक्ट्रोलाइट मिलके भी तो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं ना, स्मॉल रेजिस्टेंस आर भी तो है। तो यहाँ पे इन्होंने जितनी वोल्टेज सप्लाई करनी थी, करंट का फ्लो कब होता है, पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल हायर है क्योंकि वो पॉजिटिव पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या लोअर, तो पोटेंशियल का डिफरेंस तो है। उस पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो किया, है ना।
जो अपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भेजना था, बाहर मान लो फैन ऑन करना है या कोई और चीज़ बल्ब ऑन करके देखना है, तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। पर आपने ध्यान से देखा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, जिसकी वजह से कुछ वोल्टेज यहाँ भी ड्रॉप हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज V1 या जो भी V डैश यहाँ भी ड्रॉप हो जाएगी, और ये V है। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है उसमें से कुछ तो यही ड्रॉप हो गई, तो ये सारी की सारी थोड़ी ना डिफरेंस लायक, तो V इसके डिफरेंस के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ अगर ये ड्रॉप जीरो होता है तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन पता है, जितनी सप्लाई ये देता जितनी वोल्टेज सारी की सारी R ले जाता, बट अब इसकी सप्लाई दो रेजिस्टेंस के पास, एक R के पास और एक R के पास, तो इसका मतलब V इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे कम होगा। तो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कब, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो उसी टाइम पे तो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस आप माप पाएंगे। करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो ना यहाँ ड्रॉप करा रहा ना यहाँ ड्रॉप करा रहा, तो एक्चुअल का पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया ना इसने। तो जब करंट विड्रॉ नहीं हो रहा, करंट यहाँ से जा ही नहीं रहा, तो आर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगी, जीरो। ये वाली वोल्टेज आर तो है पर वी डैश जीरो है, क्योंकि ओपन सर्किट है, करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो यहाँ जो पोटेंशियल का डिफरेंस है इन दो एंड्स के बीच में, वो क्या होगा, मैक्सिमम, उसी को आप क्या बोलते थे, EMF E। बट जैसे ही आपने सर्किट क्लोज किया और करंट फ्लो किया, अब जो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस रह गया है, यानी कि जो इस रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिला, तो सेल एक्चुअली क्या हो गया, ये सेल था और इसमें ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो जुड़ गया, तो ये टोटल अब कॉम्बिनेशन सेल कहला रहा है। जबकि आपने तो ये पढ़ा था, तो वो आइडियल सेल है। तो एक आइडियल सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो। तो आइडियल सेल के केस में आप लिख सकते हैं R क्या होता है, जीरो। इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, उसको सेल को हम क्या मानते हैं, आइडियल सेल। पर प्रैक्टिकल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है, वो हमेशा होगा। उसकी वजह से अब यहाँ पे जो वोल्टेज, यहाँ पे जो आप वोल्टेज माप रहे हो V, तो सेल की वोल्टेज मापना मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस, तो वो जो एक्चुअल में होनी थी जब करंट नहीं जाना था E, उससे क्या होगी, लेस, उससे क्या होगी, लेस। तो V हमेशा E से क्या होगा, लेस। तो इसको मैथमेटिकली भी हम आंसर कर सकते हैं, वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल सम वोल्टेज इज ड्रॉप्ड अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, हेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन EMF ऑफ द सेल। तो ये कई बार CBSE में क्वेश्चन आया हुआ है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF ऑफ सेल से हमेशा स्मॉलर होती है। आप इस पे कमेंट कीजिए, देन यू विल कमेंट लाइक दिस, ठीक है। अब बात ये थी इसका नाम EMF क्यों है। देखिए करंट का फ्लो कब होना था, जब इलेक्ट्रॉन्स, तो मान लेते हैं ये आपका कंडक्टर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और यहाँ आपने सेल लगा रखा है, ये वाला सेल, इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। तो की लगा लो, की को क्लोज कर दिया, तो आपको पता है करंट का फ्लो कब करेगा, जब कोई ना कोई करंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी आपने, एक्सेलरेट होंगे, एक्सेलरेशन होने के लिए क्या चाहिए, फोर्स। तो फोर्स कहाँ से आती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। यानी कि जो ये सेल है, सेल के टर्मिनल के अक्रॉस जो डिफरेंस है EMF, वही तो इसको क्या प्रोवाइड करा रहा है, फोर्स, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, मूव कर सके। तो इलेक्ट्रॉन EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट कर रही है एक क्लोज लूप में फ्लो करने के लिए, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कौन काम करता है, सेल का EMF। तो अगर आप ये प्रैक्टिकल सेल है तो यहाँ E नहीं है, ये V है, क्योंकि वो R हमें अंदर दिख नहीं रहा है, वो E से कम है। तो एक्चुअली E ऐसा काम कर रहा है, V नहीं कर रहा। E की वजह से ही आया करंट, उस करंट की वजह से V बन गया, मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस R है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गई, V डैश कितनी होगी, IR, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सेल, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस V क्या होगी, I इंटू R। तो इन पे हम करेंगे अगली वीडियो में डिस्कस, इनमें मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है चीज़ें समझ आ गई।